ओके जी, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। कि सॉल्युबिलिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है ना वो होती क्या है। सबसे पहले जी हम इसकी डेफिनेशन को जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन क्या है। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सल्यूट, पहली बात कि सल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन द 100 ग्राम और किसमें सॉल्वेंट में, ठीक है। तो और टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये वाला नहीं, पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये तीन चार चीजें इसमें हैं कि किसी भी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एक पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितने ग्राम आप सल्यूट डिजॉल्व करेंगे वो उस सल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी। किसकी? उस सल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। अगेन देखें, आप पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर अगर आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ ग्राम्स, जितने ग्राम्स आप सल्यूट को डिजॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ना वो प्रिपेयर हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये उस सल्यूट की सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम देखें, जो है ना यहाँ पे हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना वो हम सॉल्वेंट जो है ना वो वाटर हम ले लेते हैं, ठीक है जी। ये वाला हमारे पास कितना है, ये वाला हमारे पास 100 ग्राम जो है ना वो वाटर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर जो है ना वो हमने सल्यूट कौन सा डाल दिया जी, हमने जो है ना वो इसके अंदर शुगर को जो है ना एज ए सल्यूट जो है ना वो डाल दिया, ठीक है। और उसने कहा जी कि ये हमारे पास पर्टिकुलर टेम्परेचर मीन के रूम टेम्परेचर है, इसमें हम जो है ना वो हीट नहीं लेंगे ताकि हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन हो, क्योंकि अगर हम हीट लेंगे तो फिर हमारे पास सैचुरेटेड नहीं बल्कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है ना वो बनेगा। अब फॉर एग्जांपल कि ये वाला हमारे पास जो है ना, ये वाला जिस तरह की कंटेनर के अंदर 100 ग्राम जो है ना वो सॉल्वेंट यानी वाटर है, और इसके अंदर आपने जो है ना वो 5 स्पून जो है ना वो आपने शुगर को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो अगर आप 6 वाला स्पून इसके अंदर ऐड करना चाहोगे तो वो इसके अंदर ऐड नहीं होगा, तो 5 स्पून जो है ना वो 100 ग्राम वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो फिर इस जो सोल्यूशन बनेगा, इस सोल्यूशन की जो हमने डाला इसके अंदर सल्यूट डाला है, उस सल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, 5 स्पून, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ग्राम की बात है, तो अगर हम इसके अंदर 5 ग्राम अदरक डालेंगे तो इस सल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो आपके पास 5 ग्राम जो है ना वो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। ये वाला तो हमारे पास था सॉल्युबिलिटी के बारे में। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं कि जो सॉल्युबिलिटी को जो है ना वो अफेक्ट करते हैं। पहला हमारे पास में फैक्टर है ये वाला लाइक डिजॉल्व, लाइक, ठीक है। लाइक डिजॉल्व लाइक का हमारे पास जो है ना ये क्या है, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक के अंदर जो है ना ये वाला कि लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब होता है कि पोलर डिजॉल्व इनटू पोलर, ठीक है। पहला इसका जो पॉइंट है ना वो ये वाला कि पोलर पोलर के अंदर जो है ना वो डिजॉल्व हो गया। किस तरह, मिसाल के तौर पर देखें जी, हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर हम जो है ना वो अल्कोहल को डिजॉल्व कर सकते हैं, शुगर को डिजॉल्व कर सकते हैं, और ये वाला हमारे पास सॉल्ट को डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या है, पोलर है। अब ये वाला मतलब नहीं हो सकता कि हम वाटर के अंदर जो है ना वो ऑयल को जो है ना वो हम मिक्सअप करेंगे तो क्या होगा, वाटर और ऑयल कभी भी जो है ना आपस में मिक्सअप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वाटर जो है ना वो पोलर है और ये वाला हमारे पास जो है ना वो नॉन पोलर है। तो लाइक लाइक में से पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया कि पोलर जो होते हैं ना वो पोलर के अंदर जो है ना वो डिजॉल्व होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास इसका जो है ना वो क्या आ गया, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये होता है कि अनलाइक नॉन पोलर, सॉरी, जो हमारे पास है नॉन पोलर डिजॉल्व इनटू नॉन नॉन पोलर, ठीक है जी। कि नॉन जिस तरह पोलर पोलर के अंदर डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर जो होता है ना वो नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व होता है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं जी, यहाँ पे देखिए जी हमारे पास ग्रीस है,
ठीक है, पेंट है, ठीक है। ये वाला हमारे पास क्या है जी, हमारे पास नॉन पोलर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि ग्रीन जो है ना, ये भी हमारे पास नॉन पोलर है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये वाला भी हमारे पास नॉन पोलर है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के अंदर जो है ना वो डिजॉल्व हो जाएंगे। या क्लोरीन, टेट्रा क्लोरीन जो हमारे पास है, जिसका फार्मूला हमारे पास ये वाला होता है, टेट्रा क्लोरीन के अंदर भी ये वाले जो है ना आपस में एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारे सामने क्या है कि नॉन पोलर जो होता है ना वो हमेशा नॉन पोलर के अंदर ही डिजॉल्व करता है, ठीक है जी। अब इसका जी तीसरा पॉइंट जो है ना वो लाइक डिजॉल्व लाइक में हमारे पास क्या आएगा, 3 वाला पॉइंट क्या आएगा कि जो होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर जो होता है ना वो डज नॉट डिजॉल्व इनटू पोलर, ठीक है जी। कि नॉन पोलर या पोलर जो हमारे पास होता है, नॉन पोलर पोलर में डिजॉल्व नहीं हो सकता, इट्स मीन कि पोलर जो होता है वो नॉन पोलर के अंदर जो है ना वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं जी, देखते हैं जी हमारे पास वाटर जो है ना ये वाला एक क्या है, हमारे पास एक पोलर है, इसके साथ हमारे पास क्या है जी, हम ले लेते हैं जी ऑयल है, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला नॉन पोलर है। तो ये दोनों कभी भी आपस में जो है ना वो मिक्सअप नहीं होंगे। अभी हम देखें कि अगर हम जो है ना नॉन पोलर को पोलर के अंदर जो है ना वो डिजॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास है ये वाला H2O है, ठीक है। इसके अंदर आपने जो है ना वो क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। तो जब आप इसके अंदर इसको वाटर के अंदर जो है ना डिजॉल्व करेंगे, यानी पोलर और नॉन पोलर आपस में मिक्सअप होंगे, हम जब उसको शेक करेंगे तो थोड़ी देर के लिए वो ऐसे लगेगा कि जैसे आपस में मिक्स हो गए, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ऑयल जो है ना वो ऊपर वाली सतह पे जो है ना वाटर के आ जाएगा, और नीचे जो है ना वो सारे का सारा वाटर रहेगा, ठीक है। तो फिर मतलब यही वाला हमारा जो रूल है कि नॉन पोलर कभी भी पोलर के अंदर जो है ना वो डिजॉल्व नहीं हो सकता। और इस तरह ये वाला हमारे पास सॉल्युबिलिटी का टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया था। अगेन देखें कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ यानी ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व होगा वो उस सॉल्यूट की जो है ना हमारे पास सॉल्युबिलिटी होगी। फिर हमने जी इसके पॉइंट डिस्कस किए कि जो है ना वो कौन से फैक्टर हैं जो इसको जो है ना वो अफेक्ट करते हैं, जिससे इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ना इंक्रीज या डिक्रीज होती है। उसमें से पहला हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो है ना वो एक प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व लाइक, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी शॉर्ट क्वेश्चन में तकरीबन हर दफा पेपर में पूछा जाता है। और लाइक डिसॉल्व लाइक जो प्रिंसिपल है इसके आगे 3 पॉइंट है। पहला हमारे पास था जी पोलर, पोलर के अंदर जो है ना वो डिसॉल्व होता है, ठीक है। उसकी एग्जांपल हमने दी कि जी हमारे पास इस तरह के वाटर है, वाटर के अंदर जो है ना अल्कोहल को, शुगर को, सॉल्ट को डिसॉल्व कर देंगे तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि जी जो हमारे पास वाटर है वो भी पोलर है, और जो शुगर, सॉल्ट, अल्कोहल है वो भी हमारे पास जो है ना वो पोलर है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास था कि नॉन पोलर के अंदर जो है ना वो डिसॉल्व होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी नॉन पोलर में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ग्रीस आ जाएगी, ऑयल आ जाएगा, ये सारे के सारे यानी जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन पोलर है। और वो कभी भी वाटर के अंदर जो है ना वो डिजॉल्व नहीं होंगे, बल्कि नॉन पोलर के अंदर ही डिजॉल्व होगा। उसकी एग्जांपल ये है कि जी आप ग्रीस है और उसको जो है ना हम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी डिजॉल्व कर सकते हैं, और क्लोरीन, टेट्रा क्लोरीन के अंदर भी जो है ना वो उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास था कि नॉन पोलर जो होता है ना वो कभी भी ना पोलर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, या पोलर कभी भी नॉन पोलर के अंदर जो है ना वो डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो है ना हमने ये ली कि ये हमारे पास जो वाटर है वो पोलर है, और ऑयल जो है ना वो हमारे पास नॉन पोलर है। ये हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हम क्या करेंगे जी, ये वाला जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास वाटर है, इसके अंदर हमने सल्यूट के तौर पर जो है ना वो ऑयल को डाल दिया। जब हम इसको कंटेनर के अंदर डालेंगे उसके बाद शेक करेंगे, शेक करने के बाद जैसे ही हम उसको छोड़ देंगे तो देखेंगे कि चंद लम्हों के बाद जो है ना जो ऑयल होगा वो कंटेनर की ऊपर वाली सतह पे आ जाएगा, ऑयल ऊपर होगा और वाटर जो है ना वो नीचे बैठ जो है ना वो होगा। तो मतलब ये है कि वाटर जो था वो पोलर है और जो ऑयल है वो नॉन पोलर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल के जी पोलर नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, तो ये कभी भी जो है ना इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे। अब इसके अंदर जो है ना वो आप घी की एग्जांपल ले लें, वाटर के अंदर कभी भी घी जो है ना वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो भी ऑयल की तरह जो है ना वो वाटर की सरफेस के ऊपर ही
जो है ना वो फ्लोट करेगा। तो ये वाला जी आज हमारा टॉपिक था सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब आपने इसका जो है ना वो होमवर्क भी करना है और इसका जो है ना वो इसको लर्न भी करना है। सुबह हम इसका जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो डिस्कस करेंगे, यानी कौन सा फैक्टर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माइटोसिस हम लोग पढ़ रहे थे। माइटोसिस की कल मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। इट इज़ अ टाइप ऑफ द सेल डिवीजन इन विच वन सेल डिवाइड्स इनटू टू एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम इन द डॉटर सेल्स एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। ठीक है कि एक सेल से दो नए सेल्स बनते हैं और उनके द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल उतना ही होता है जितना कि उस सेल में जिससे वो दोनों बने हैं। ठीक है, जो नए दो सेल्स बनने वाले होते हैं उनको डॉटर सेल्स कहते हैं। और इसके अलावा जो जिस सेल से वो बनते हैं उसको पेरेंट सेल हम लोग कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं और जर्म लाइन सेल्स क्या होते हैं। बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स हैं। जर्म लाइन सेल्स जो हैं वो आपको पता है रिप्रोडक्टिव सेल्स थे जिनसे गैमेट्स बनते हैं। इसके अलावा हमने साइटोकाइनेसिस की बात की और कैरियोकाइनेसिस की बात की। साइटोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड कैरियोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो डिवीजन थी वो फर्दर फेजेस के ऊपर मुश्तमिल थी। दैट आर द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। पहला जो है वो प्रोफेज है। प्रोफेज को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। माइटोसिस का प्रोफेज, ठीक है। मियोसिस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका भी प्रोफेज आपने पढ़ना है। तो अक्सर माइटोसिस का और मियोसिस के प्रोफेज के दरमियान में डिफरेंस भी आ जाता होता है, या माइटोसिस के प्रोफेज के ऊपर नोट आ जाता है या मियोसिस के प्रोफेज के ऊपर नोट आ जाता है। तो आपने अलग अलग से जो है ना वो इनको देखना है अच्छे तरीके से। अच्छा, सबसे पहले जब हम लोग बात शुरू करेंगे, आपको पता है कि हमने ये बात शुरू की थी चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा था तो दैट टाइम भी हमने बात की थी कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ होता है जिसको क्रोमाटिन कहते हैं। और जैसे ही सेल जो है वो डिवीजन वाले फेज में एंटर होता है तो क्रोमाटिन खुद को ऑर्गेनाइज करके फाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंज कर लेते हैं जो कि क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमाटिन जो है ये लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के सेंटर में पड़ा हुआ है। और जैसे ही जो सेल है वो डिवीजन के अंदर एंटर होता है या ऑनसेट ऑफ प्रोफेज स्टार्ट होता है या ऑनसेट ऑफ प्रोफेज आता है, तो उस टाइम जो क्रोमाटिन है वो खुद को अरेंज करके क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमाटिन खुद को अरेंज करके क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज कर लेता है। और पीछे हमने सेल साइकिल पढ़ा है। सेल साइकिल में हमने देखा था कि जो एस फेज था इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करते थे, डबल हो जाते थे। ठीक है, और ये बात हमने पहले भी की है कि एस फेज जो है सेल साइकिल के अंदर आपने G1 फेज, S फेज, G2 फेज और G0 फेज पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जो G1 फेज था उसमें पता है आप जो है वो सेल की एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज कर गई थी, नंबर ऑफ ऑर्गेनल ज़्यादा बन रहे थे और इसके अलावा ग्रोथ हो रही थी सेल की। लेकिन S फेज के अंदर क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल कर रहे थे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑलरेडी डबल है, मतलब क्रोमाटिन ऑलरेडी डबल हुआ पड़ा है। तो सेल के अंदर सबसे पहले आपने बात करनी है क्रोमाटिन की कि ये लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जेनेटिक जो मटेरियल है सेल का वो एस फेज के अंदर डबल हो गया था, डुप्लीकेट कर गया था। और जो क्रोमोसोम्स हैं वो बने हुए होते हैं दो सिस्टर क्रोमाटिड्स के। अब ये देखें, मैंने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है। एक इसकी आर्म ये है और एक इसकी आर्म ये इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। एक इसका क्रोमाटिड ये है और एक इसका क्रोमाटिड ये है। ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड है। ठीक है, और दरमियान में जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। इस सेंट्रोमेयर के अंदर जो है वो प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कानाटोकोर कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर से स्पिंडल फाइबर्स जो है वो इस कानाटोकोर के साथ अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं इनको आगे हम लोग देखते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स सेल के अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सेल। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। इसके अंदर ये लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जो कि है क्रोमाटिन। ये आपने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो है ना वो दो सेंट्रियोल्स होते हैं। न्यूक्लियस की आउटर सरफेस के ऊपर दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं जिनको कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम जो है वो दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ जो है वो चले जाते हैं। एक इधर और यहाँ से मूव करता हुआ एक इधर आ जाएगा। ठीक है, ये मूव करता हुआ एक जो है वो इधर आ जाएगा। तो सेंट्रोसोम जो है वो क्या थे, कलेक्टिवली सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहते हैं। और इनका फंक्शन ये होता है कि ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स का मतलब वो जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स होते हैं इस तरह के थ्रेड लाइक ऐसे।
ठीक है। इसमें से निकल के इधर को मूव करेंगे, इसके साथ जाकर अटैच होंगे, इससे निकल के इधर को जाएंगे, इससे निकल के ऐसे। तो ये स्पिंडल फाइबर्स है, ठीक है। दोबारा से देखें, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसको क्रोमाटिन कहते हैं। ये क्रोमाटिन जैसे ही सेल ने प्रोफेज के अंदर एंटर होना है तो इस क्रोमाटिन ने खुद को अरेंज कर लेना किस तरह से, ऐसे वाले क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रियोल्स पड़े हुए हैं, सेंट्रियोल्स खुद को डुप्लीकेट करते हैं, डबल होते हैं। तो दो सेंट्रियोल्स जो हैं वो कलेक्टिवली कहलाते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। एक सेंट्रोसोम इधर, दूसरा सेंट्रोसोम इधर। इनका फंक्शन क्या होता है सेंट्रोसोम्स का, कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, ये वाले ऐसे, ओके। तो सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, जैसे मैंने कहा यहाँ से एक इस पोल की तरफ आ गया और एक इस पोल की तरफ आ गया है। और ये जो सेंट्रोसोम्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं और वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो बाद में स्पिंडल फाइबर्स को बना देती हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर है इसके अंदर सेल के अंदर, इसको माइटोटिक स्पिंडल्स कहते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स इन द सेल नोन एज माइटोटिक स्पिंडल्स। जैसे ही माइटोटिक स्पिंडल बन गया, ठीक है, ये दोनों सेंट्रोसोम्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गए, तो उस टाइम जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये न्यूक्लियर एनवेलप, ये दोनों ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो दरमियान वाले जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेंटर में आ जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये देखें, यहाँ पे क्रोमाटिन कंडेंस कर रहा है और सेंट्रोसोम रेप्लिकेट कर रहा है, ये, ठीक है। ये जो मैं छोटा सा डॉट बनाया हुआ है बेसिकली ये दोनों सेंट्रोसोम्स हैं। ये जो थ्रेड्स से मैंने बनाए हुए हैं ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है। तो ये सेंटर के अंदर जो न्यूक्लियस है इसके अंदर ये जो क्रोमाटिन पड़ा हुआ है दैट इज़ द लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये अभी तक यहीं पे पड़ा हुआ है। उसके बाद जो है वो कंडेंसेशन होती रहती है। ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये मज़ीद बड़े स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे और ये जो क्रोमाटिन है यहाँ पे जो ऐसे लूज सा थ्रेड लाइक धागे की तरह का स्ट्रक्चर था, इन्होंने खुद को क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज करना शुरू कर दिया। तो कंडेंसेशन होती है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही इतना सा काम हो गया, आगे सेल जब इसका प्रोसेस जो है डिवीजन का आगे कंटिन्यू करता है तो उसके बाद के मराहल के अंदर होता ये है कि न्यूक्लियर इन्वेलप भी ख़त्म हो जाता है और इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो भी डिग्रेड हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। और ये जो है 2 सेंट्रोसोम्स नज़र आ रहे हैं और इनके अंदर से क्या निकल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स। अब ये स्पिंडल फाइबर्स जब इधर से इधर या इधर से इधर मूव करेंगे तो ये अपने दरमियान में क्रोमोसोम्स को हैंग कर लेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम्स को हैंग कर लेंगे। आपने ये बात याद रखनी है। कहता है बाय दिस टाइम न्यूक्लियोलस इन्वेलप एंड द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिग्रेड हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स जो है वो इन्वेड कर जाते हैं, ठीक है, घुस जाते हैं सेंट्रल स्पेस के अंदर, यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रल स्पेस के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो प्लांट का, ये हम लोग चूँकि एनिमल्स का पढ़ रहे थे, जो प्लांट का सेल होता है आपको पता है उसके सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, ठीक है। तो उसका न्यूक्लियस जो है वो वैक्यूल पहले जो है वो ब्रेक डाउन करेगा, साइड पे होगा और उसके बाद उसका जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल के अंदर वो सेंटर में जाएगा। और प्लांट सेल के अंदर एक ये भी आपने डिफरेंस देखा था कि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, ठीक है, सेंट्रोसोम भी प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता। तो प्लांट सेल के अंदर जो वैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो एग्रीगेट करके स्पिंडल फाइबर्स बनाएगी, क्योंकि उसका सोर्स जो है वो सेंट्रोसोम नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर वो वाले ऑर्गेनल्स पाए नहीं जाते प्लांट सेल के अंदर। तो ये बात आपने याद रखनी है कि प्लांट सेल जो है वो हाईली वैक्यूलेटेड होता है, उसके सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल होता है। तो न्यूक्लियस जो है उसको सेंट्रल स्पेस के अंदर मूव करना पड़ेगा पहले, जैसे ही उसने डिवीजन के अंदर जाना है। और प्लांट सेल के अंदर जो है वो सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन की एग्रीगेशन का मतलब है कि वो मिल के जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा, तो एग्रीगेशन से बनते हैं। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ तक प्रोफेज था। मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ। प्रोफेज की जब हमने बात करी है माइटोसिस की, तो सबसे पहले हमने कहना है कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्रोमाटिन कहते हैं। जैसे ही
सेल ने डिवाइडिंग फेज के अंदर एंटर होना है, प्रो फेज के अंदर एंटर होना है, तो जो क्रोमाटिन है वो खुद को अरेंज करके जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज कर लेता है। क्रोमोसोम्स जो हैं उसके 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं, सेंटर में सेंट्रोमेयर होता है, सेंट्रोमेयर के इर्द गिर्द जो है वो प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है राउंड सा, जिसको कनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस के बाहर जो है वो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स जो है वो कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहलाते हैं। सेंट्रोसोम खुद को डिवाइड करके 2 अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो सेंट्रियोल्स जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स वाला जो सारा मटेरियल है वो कलेक्टिवली सेल के अंदर माइटोटिक स्पिंडल कहलाता है। और जैसे ही माइटोटिक स्पिंडल बन गया तो सेल की आगे जब डिवीजन प्रोसेस करती है या कंटिन्यू करती है तो दैट टाइम जो न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियर जो इन्वेलप होता है वो दोनों ब्रेक डाउन कर देते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। उनके डिग्रेड होने से ये होगा कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रल स्पेस के अंदर सेल के सेंट्रल स्पेस के अंदर इन्वेड करना शुरू कर देंगे और होगा क्या कि उनके दरमियान में जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल फाइबर्स के अंदर जो है वो हैंग होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा प्लांट सेल की हमने बात की कि प्लांट सेल के सेंटर में तो वैक्यूल होता है, चूँकि प्लांट सेल्स जो है वो हाईली वैक्यूलेटेड होते हैं, सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोफेज वैक्यूल जो है वो जो उसका न्यूक्लियस है उसको सेंटर में आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसकी डिवीजन स्टार्ट होगी, उसके अंदर सेंट्रियोल्स भी नहीं पाए जाते हैं, सेंट्रियोल्स आर लैकिंग इन द प्लांट सेल। तो होता ये है कि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन उसके अंदर प्लांट सेल के अंदर बन रही होती है वही एग्रीगेट होकर उसके स्पिंडल फाइबर्स बनाती है। स्पिंडल फाइबर्स का बड़ा अहम रोल होता है। एक तो ये कि उसने जो क्रोमोसोम्स हैं उनको अपने अंदर हैंग करना है। आगे हम देखेंगे कि जब डिवीजन होती है और क्रोमोसोम का जो हाफ नंबर आधा इधर को मूव करता है और आधा इधर को 2 पोल्स की तरफ जाता है तो उनमें स्पिंडल फाइबर्स का बड़ा ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों आपका प्रोफेज था। इसमें से अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत 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 अहम आपको टॉपिक है। अगर यहाँ से हमने माइटोसिस से हमने बात स्टार्ट की है, प्रोफेज अगर माइटोसिस का आपको याद हुआ है, समझ आई है तो ही आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आई है तो ये मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। आपकी आई थिंक सो क्लासेस भी जो है वो ऑन द वे हैं, जल्दी आप लोग स्कूल भी आएंगे तो इसको जो है वो मैं आप लोगों से सुनूंगी पहले और मेक श्योर करूंगी, उसके बाद फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसको आप सुने, बार बार वीडियो को देखें, एक दफ़ा देखें, 2 बार देखें, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। डायग्राम्स जो है स्टूडेंट मैं आपको बता देती हूँ, ये पेज नंबर 91 के ऊपर, ये आपकी बुक का पेज नंबर 91 है। यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये सारी माइटोसिस के डायग्राम है। इसके अंदर से मैंने 3 बनाई हैं, ये वाली प्रोफेज की 3 डायग्राम इसमें दी हुई हैं। ये तीनों मैंने यहाँ